मास वैलिड है या नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में निकालो तब भी सेम रहेगा, 30 ग्राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी रिएक्शन अभी तक करा रहे थे कि दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मान लो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उन रिएक्टेंट को जब आप रिएक्ट करा रहे हो तो उसमें कौन कौन से लॉज हमें देखने को मिलेंगे या हमें कौन कौन से लॉज दिए गए, ठीक है ना। उन लॉज को हम पढ़ेंगे एक बार और देखेंगे क्या वो लॉज पूरी तरीके से सही भी थे या फिर उसमें कुछ ना कुछ गलतियां थी या वो फेल हुए। तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भैया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम्हें क्या बताता है? किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग, लेकिन कब? जब कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट हो रही है तब। 100% कंप्लीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट आपने लिया वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमें ये लॉ क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर 100% कंप्लीशन हो रहा है तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कहने का मतलब अगर आपने रिएक्टेंट लिया ए और बी तो ए का मास प्लस बी का मास इक्वल होगा जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के बराबर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो मैंने एक कॉपी का पेज फाड़ा, राइट। अब मुझे नहीं पता उसका क्या वेट होगा, बट एज्यूम कर लो कि उस कॉपी के एक पन्ने का वेट, एक पेज का जो वेट है, मैंने उसे जब नापा तो मान लो वो निकला 2 ग्राम। फॉर एग्जांपल 2 ग्राम निकला। अच्छा ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसे जला दिया, ठीक है ना। उस पेज को जब मैं जलाऊंगा तो होगा क्या? जलने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऐश में, राख में। मुझे बताओ क्या उस राख का वेट भी 2 ग्राम होगा? फिर से सुनो, अगर मैं कॉपी केज पेज को फाड़ के जलाऊं और जलाने से पहले उसका मैंने वजन जब किया तो मान लो वो कितना निकल के आया? 2 ग्राम। कब? जलाने से पहले। अब मैं कह रहा हूं जलने के बाद वो पेज किस में कन्वर्ट हुआ? ऐश में, राख में। तो जब तुम उस राख का वजन करोगे तो क्या तुम्हें 2 ग्राम मिलेगा? तो आंसर इज नो, नहीं मिलेगा भाई। 2 ग्राम तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो लॉ फेल हो गया, ठीक है ना। बताओ लॉ फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे पहले तो इन्हें आप डिटेल से पढ़ो। हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो दोनों तरीके से आएंगे। क्वेश्चन हमारे ये भी आएंगे कि मान लो कोई रिएक्शन दे दी कि बताओ इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अगर वैलिड है तो प्रूव करो कैसे वैलिड है। क्वेश्चन आपको इस टाइप का भी आएगा कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है या उस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो इसमें फेल हो रहा है। तो डिटेल से देखते हैं। तो पहले हेडिंग पड़ी हुई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? साइंटिस्ट लेवाइजर। लेवाइजर को बेटा मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एंटोनी लेवाइजर ने हमें 1744 में ये लॉ दिया था। और लॉ क्या है? लॉ है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, बस यहां से आप देखो क्या हमें बताता है, स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं कि A प्लस बी और इससे हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है C प्लस डी, और अगर ये रिएक्शन हमारी कैसी हो रही है? 100% कंप्लीट हो रही है, या यहां पे अगर हमारे पास 100% कंप्लीशन हो रहा है, तो अगर 100% कंप्लीशन हो रहा है तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वही हमारा प्रोडक्ट का टोटल मास होगा। तो अगर मुझे रिएक्टेंट का टोटल मास निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा बेटा मास ऑफ ए, मास ऑफ ए प्लस बी का भी जितना मास होगा, मास ऑफ बी, और ये इक्वल किसके होगा बेटा? ये मास इक्वल होगा मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी। अभी हम इसे प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमें ये लॉ बस इतनी सी ही बात बताना चाह रहा है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन जो आपका मास है ना तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप उसे क्रिएट कर सकते हो। तो आपका जो भी रिएक्टेंट था उसका जो टोटल मास होगा वो इक्वल होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो अगर मैं यहां पे इक्वल का साइन लगा दूं तो ज्यादा बेटर है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन हमसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका टोटल मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो बेटा इक्वल होगा किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये लॉ बस हमसे इतनी सी ही बात कह रहा है।
ठीक है ना, कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। और रिएक्टेंट का टोटल मास कैसे निकालोगे, ये डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट हमें कितने दे रखे हैं। अब इस रिएक्शन में ए और बी दो ही रिएक्टेंट है, तो ए का टोटल मास प्लस बी का टोटल मास, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो आपका टोटल मास किसका आ जाएगा, रिएक्टेंट का, और वो इक्वल होगा किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ी रखा है ना, उसी को थोड़ा सा हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में देखेंगे कि अब हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाएंगे। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो, अगर मैं आपको एक रिएक्शन से समझाऊं कि इसे मैं कैसे वैलिडेट करूंगा, कैसे मैं इस बात को प्रूव कैसे करूं, तो प्रूव के लिए आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन ली कि हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांग हीट कराओगे तो एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और आपका बन जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, नो मैटर ये किस फॉर्म में है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, CO2 गैस है, तो ये आपको नहीं देखना है, वो किसी भी फॉर्म में हो, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाकी हम लोगों ने मास एनालिसिस, मास वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब डिटेल में हम लोगों ने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो एक बार आप वीडियो देख सकते हो। फिलहाल के लिए अब मुझे अगर इस मास को, इस लॉ को इसमें प्रूव करना है, तो अकॉर्डिंग टू अस होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2, क्योंकि प्रोडक्ट में कौन कौन है, दो चीजें बेटा, मास ऑफ CO2 के। अगर ये बात ऐसी है तो हम जरा इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा, CaCO3 का अगर मास टोटल निकालेंगे तो कैल्शियम का मास होता है 40, प्लस कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो ये हो गया 48 प्लस 12 60 हो गया था, यानी कि बचा अपने पास 40 प्लस 60, टोटल कितना आ गया बेटा 100 ग्राम। अगर ये लॉ सही है तो इन दोनों के मास का सम भी कितना आना चाहिए, 100 ग्राम आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, मास ऑफ CO देखोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, Ca का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 40 और 16 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 56, है ना, प्लस मास ऑफ CO2 निकालोगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू में 2, और इसे जब जोड़ोगे तो 12 और 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 44। अब 44 और 56 को आप एक बार ऐड करके देखो कितना आएगा, 6 4 10 और 5 और 4 और एक कैरी का कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, तो हेंस वी कैन से दैट कि हाँ भाई जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस रिएक्शन में वैलिड है। बिल्कुल ही सही बात बोली गई है कि जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक और एग्जांपल लिख दिया कि मान लो मैं रिएक्शन लिखता हूं कि H2 प्लस का हाफ O2 गिव्स H2O। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन में इस लॉ को वैलिड करके दिखाना है कि यहां पे ये लॉ लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार वीडियो को जस्ट पॉज करो और करके देखो क्वेश्चन। ठीक है, चलो आई होप अगर आपने करा होगा तो अब तक आपका आंसर आ गया होगा। देखो क्या कैसे करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भाई जो आपका मास है किसका, H2 का, प्लस व्हाट, मास ऑफ O2, वो इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए मास ऑफ H2O के। तो ये आपने कर लिया होगा। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, H2 का मास कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे 2, प्लस मास ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, यहां पे बेटा स्टैकोमेट्रिक नंबर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, यहां पे 1/2 था, ये तो बैलेंस करा है, 2 से 2 कैंसिल होगा, इधर एक ऑक्सीजन इधर भी क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड फॉर्म में हमें रिएक्शन दे रखी है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो देन उसके बाद यहां पे 1/2 था तो 1/2 लिखा, इनटू में ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, और कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2, ऑक्सीजन का मास 16 कितने हैं 2, इस 2 से ये वाला 2 उड़ा दो। अच्छा कितना हो गया बेटा 2 प्लस का इधर कितना आ रहा है 16, कितना होगा टोटल हमारे पास 18, और मास है तो हम क्या लेंगे ग्राम में ही लेंगे। इधर देखते हैं बेटा, अब H2O का मास निकालो, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, तो यहां भी कितना आ जाएगा 18 ग्राम। इसे मैं ऊपर लिख देता हूं तो आपको क्लियरली यहां से ये चीज दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहां से आपको क्लियरली ये बात दिखाई दे रही है कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो यहां पे वैलिड हो रहा है। ठीक है, देखो ये भी 18 ग्राम आ गया इधर भी, और इधर भी कितना आ रहा है 18 ग्राम। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चले बेटा आगे, चलो भैया, चलो अब देखो मैंने क्या बोला था कि यार जरूरी तो नहीं है, क्योंकि पहला मैंने आपको सबसे पहले ही जब जैसे ही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था, मैंने आपको एक क्या बताया था, एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कॉपी का एक पेज फाड़ो और उसे आप जलाओ। पेज को फाड़ के पहले आप उसका एक बार वजन तौलो, कितना है वजन उसका, वेट कितना है उसका। तो मैंने बोला एज्यूम कर लो, हमें एग्जैक्ट थोड़ा ना पता है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो 2 ग्राम वेट है उसका। केजी में तो होगा नहीं यार, ग्राम में भी मुश्किल से ही दोगा, बट मान लो चलो हम क्या 2 पेज फाड़ लो, है ना। तो मान लो हमने 2 पेज को फाड़ के जब उनका वेट किया तो कितना निकल के आ गया, 2 ग्राम। अब अगर उनका वेट 2 ग्राम जलाने से पहले है तो जलाने के बाद भी क्या उनका वेट 2 ग्राम होगा? आपका आंसर है नहीं, क्योंकि जलाने के बाद जो ऐश होगी उसमें इतना वेट नहीं होगा कि वो 2 ग्राम के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि यहां पे रिएक्शन क्या हो गई, ये जो लॉ था फेल हुआ कि नहीं हुआ। बट अगर आप इसी एक्सपेरिमेंट को एक ऐसे चैम्बर में कराओ जहां से जब आपने इस पेपर को जलाया तो जो गैसेस निकली हैं, जैसे CO2 निकली होगी और भी सारी कई गैसेस निकली होंगी और एनर्जी निकली होगी, तो अगर ये सब चीजें ना निकलती बाहर, ठीक है, उसी चैम्बर में रहे, आपने एक चैम्बर लिया, अब उस पेज को उसके अंदर जलाओ। जलाने से पहले वजन कितना था, 2 ग्राम। अब आप जब जलाओगे तो जलने के बाद अगर वो ऐश में कन्वर्ट हुआ, ऐश में कन्वर्ट होने के बाद उसी चैम्बर में वो गैसेस भी तो रह जाएंगी, वो हीट भी तो रह जाएगी, मतलब वो जो एनर्जी जलाते टाइम निकली, उन सबको जब आप तौलोगे तो आंसर आपका 2 ग्राम ही आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही इसका कुछ फेलियर्स भी थे और कहीं कहीं पे ये बिल्कुल सही लग भी रही थी। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, कहां पे ये फेल हो गए उसे देखते हैं एक बार। तो पहली लिमिटेशन क्या लिखा हुआ बेटा, कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फेल्स फॉर केमिकल रिएक्शन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि हमने जब पेपर फाड़ा और उसे जलाया तो जलाने से पहले उसका जितना वेट था, जलाने के बाद उसका उतना वेट नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे लार्ज अमाउंट की हीट भी तो निकली, हमने उसे नेग्लेक्ट कर दिया था बस। तो ये हमारी लिमिटेशन है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो आगे देखो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ HCl, जिसका वजन आपको दे रखा है 10 ग्राम, it is observed that 2.2 gram of CO2 is released into the atmosphere. Okay, कह रहा है the residue left behind is found to be weight 12 ग्राम। जो बच गया उसका वजन कितना है, 12 ग्राम। प्रोडक्ट में दो चीजें बनेंगी, एक तो CO2 का भी वजन दे रखा है और जो रेसिड्यू बचा हुआ है उसका भी इन्होंने वजन दे रखा है, कितना, 12 ग्राम। कह रहा है शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहली बात तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बोलूं कि अगर आप कंपटीशन लेवल में दे रहे हो तो इससे कोई बहुत बड़ी वेटेज नहीं है, ना ही कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगर आप एकेडमिक का पेपर दे रहे हो तो शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, है ना, क्या पता ये कैमरे में ना आ रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, जो NaHCO3 है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो आप इसे, ये रिएक्शन कर रहा है किससे, HCl से, ठीक है ना। HCl से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, तो बेटा देखो Na और Cl आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, पहली बात तो ये बनाएंगे NaCl, और H और बचा हुआ HCO3 आपस में क्या रिएक्शन कर लेगा, H2CO3, है ना, ये बन गया। चलो इतना करने के बाद अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जब आप H2CO3 को फर्दर आगे और डिकम्पोज करोगे तो क्या बन जाएगा, एक तो आपका बन जाएगा H2O बनेगा और एक आपकी CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। अब जो CO2 गैस रिलीज हुई है उसका इन्होंने वजन दे रखा है आपको कितना, कि 2.2 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि इसका वेट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 2.2 ग्राम, ठीक है। जो ये है बेटा कंबाइनली, इसका वजन भी देख लो, आपको क्वेश्चन में गिवन हुआ है, कितना दे रखा है, कह रहा है कि व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaSCO3, यानी कि NaSCO3 का वजन दे रखा है 4.2 ग्राम और HCl का वजन आपको दे रखा है 10 ग्राम, इसका वेट कितना दे रखा है बेटा, 10 ग्राम। कुछ नहीं करना, सिंपली इन्हें हमें ऐड करना है और देखना है क्या ये वजन इस वाले वजन के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वैलिड करेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं करेगा। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला है कि CO2 जो निकली उसका वेट है 2.2 ग्राम और जो बचा हुआ है देखो यहाँ पे कि लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू वेट 12 ग्राम, मतलब कि बचा क्या है, बचा है NaCl के साथ वाटर। NaCl प्लस H2CO3 था, जब आपने H2CO3 को फर्दर डिकम्पोज किया, हीट करा, तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ H2O में एंड CO2 में। CO2 का वेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और बोला है कि अब देखो CO2 निकलने के बाद क्वेश्चन में ये दोनों चीजें बची, इन दोनों का कंबाइंड वेट जो है वो हमें दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है 12 ग्राम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें यहां पे इस लॉ को वैलिडेट करना है, कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू अस होना क्या चाहिए, होना चाहिए मास ऑफ NaHCO3 प्लस मास
ऑफ HCl। ये वैल्यू इक्वल आनी चाहिए किसके किसके बेटा, मास ऑफ व्हाट, इसे रेसिड्यू बोल दूं, मास ऑफ रेसिड्यू लिख देता हूं, है ना। यहां पे दिया हुआ है कि रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, तो इसे बोलता हूं मास ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड प्लस मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। और जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि इसका वेट हमें कितना दे रखा है बेटा, 4.2 ग्राम, प्लस इसका वेट हमें दे रखा है 10 ग्राम। कंबाइन कर दोगे तो ये कितना आ गया अपने पास, 14.2 ग्राम, है ना। यहां पे लिख दो आप, कितना हो जाएगा ये, 14.2 ग्राम। ये हमारा टोटल रिएक्टेंट का मास आ गया। प्रोडक्ट में देखो रेसिड्यू का मास कितना बेटा, 12 ग्राम, तो ये हो जाएगा 12 और प्लस ये कितना है 2.2, तो 14.2 ही आ गया ना। तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 14.2 ग्राम। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर है वो सही होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये यहां पे कुछ और लग गया, हटा दो इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो आगे चले। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिंग प्रोड्यूस 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2.9 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अरे कह रहा है कि मतलब जो प्रोडक्ट बना है उसका तुम्हें वजन ऑलरेडी दे रखा है, तुमसे x कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट था x, जब उसे हमने डिकम्पोज किया तो क्या क्या बन रहा है, एक तो पोटेशियम क्लोरेट बन रहा है KClO3 और एक आपका पोटेशियम क्लोराइड KCl बन रहा है। तो एक तो KClO3 बन रहा है, एक आपका KCl बन रहा है, ठीक है ना। अब आपको क्या कहना, बताया क्या गया है कि ऑलरेडी 1.9 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, क्या कह रहा है, x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, नहीं 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 नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, है ना। ऑलरेडी रिएक्टेंट हमें दे रखा है कि x ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन डिकम्पोजिंग, मतलब कि जो पोटेशियम क्लोरेट है KClO3 उसका वजन आपको x ग्राम दे रखा है। यानी कि मैं लिख दूं यहां पे KClO3 को जब आप हीट कर रहे हो तो क्या क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। यानी कि एक तो हमारे पास KCl बन रहा है और एक हमारे पास O2 बन रहा है, ठीक है। अच्छा इसका वजन हमें दे रखा है कितना बेटा, x ग्राम। चलो KCl का वजन आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है। ऑक्सीजन का दे रखा है 1.9 ग्राम और KCl का वजन आपको दे रखा है 2.9 ग्राम, है ना, 2.9 ग्राम। क्या करना है, कैसे निकलेगा मास ऑफ रिएक्टेंट, अरे बहुत इजी है। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होगा बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट का मास कैसे निकालोगे, मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ O2, बस, ठीक है। तो आप जब x निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 2.9 प्लस का 1.9, ठीक है ना। इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कर लो ऐड, ये बेटा हो गया 29 और ये कितना हो गया अपने पास 19, तो 9 और 9 हो गया 18 और 3 और 1 2 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 4.8, नहीं सॉरी 3.8 है ना, सॉरी माय बैड 3.8, ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन का भी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, चले आगे, चले बेटा चले, चलो चलो चलो। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि दिया गया था वाज जोसेफ प्राउस्ट इन 1799। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है, ये लॉ हमें ये बताता है कि देखो लिखा हुआ है, this law states that chemical composition of a substance remains same whether it is prepared by any method of source। कहने का मतलब ये है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यार कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने का एक ही मेथड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड आप कैसे बना सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा के बना सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा के बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन लिया और इसकी डायरेक्ट रिएक्शन करा दी O2 से, तो क्या बन जाएगा, तब भी आपका CO2 बन जाएगा, राइट। अब मान लो मैं एक काम करूं, ऐसे ना बनाओ, मैं कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो और इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, हाफ O2 से, तब भी बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मान लीजिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को हीट कर दिया, राइट, जो हमारा CaCO3 है इसे मैंने डिकम्पोज कर दिया, इसे हीट कर दिया, तब भी हमारे पास एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसे अभी फिलहाल रहने देते हैं, दूसरा क्या बन जाएगा CO2। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ऐसे मेटल कार्बोनेट बहुत सारे हैं जिन्हें अगर आप हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड चाहे इस वाले मेथड से बनाए, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है, दिस वन इज सेकंड मेथड और दिस वन इज थर्ड मेथड। तो तीन तरीके से भी आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया है, बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उनका जो कंपोजिशन है बाय मास वो सेम ही रहने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे देखो तो कार्बन का मास कितना होगा 12 इनटू में
ऑक्सीजन देखा जाए तो 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो कितना हो गया 12 और इंटू 32। अगर यहाँ पे देखो तब भी कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16 और इंटू में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ निकालोगे तब भी कितना आ जाएगा 12 और ये 16 इंटू में क्या आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब है आप तीनों केसेस में देखो तो कार्बन का चाहे आप मास देख लो चाहे आप ऑक्सीजन का मास देख लो सेम ही रहने वाला है। या फिर एक और चीज बोली जा सकती है कि जो मास परसेंटेज है किसका, कार्बन का, और मास परसेंटेज है जो ऑक्सीजन का, वो भी सेम रहने वाला है। तो इस लॉ को हम दो तरीके से देख सकते हैं कि इनमें आप चाहे कार्बन डाइऑक्साइड पहले मेथड से बनाओ, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड मेथड से बनाओ, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड मेथड से बनाओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मासेस का जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहने वाला है। अब चाहे आप मासेस को डायरेक्ट मास लिखो, मास रेशियो लिखो, चाहे आप मास परसेंटेज के टर्म्स में देखो, राइट। तो यही हमारा लॉ है, क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो कि किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने इन 1799 में। ठीक है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे इसे थोड़ा और डिटेल समझते हैं। चलो देखो, अब कह रहा है इसकी वैलिडिटी बताओ, कैसे वैलिड है भैया। वैलिड ऐसे है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे कि जो मास ऑफ ए होगा, अगर मान लो हम एक्स बी वाई ले रहे हैं, तो मास ऑफ ए रेशियो जो मास ऑफ बी है ना, मास ऑफ बी, ये फिक्स रहने वाला है ड्यूरिंग एनी मेथड। आप किसी भी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई अदर कंपाउंड भी ले लो, अगर आप वाटर भी बनाते हो तो उनका जो कंपोजिशन है वो सेम ही रहने वाला है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलो, जैसे एक तो ये तरीका है कि मास भी चेक कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि मास परसेंटेज भी देखेंगे। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मास परसेंटेज होगी, मास परसेंटेज ऑफ ए, एंड सिमिलरली, अच्छा मैंने ऑफ नहीं लिखा, मास परसेंटेज ऑफ ए सिमिलरली मास परसेंटेज ऑफ बी, ये सेम रहने वाली है ड्यूरिंग एनी मेथड। आप किसी भी मेथड से अगर एक्स बी वाई को बनाते हो या फिर किसी भी मेथड से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हो तो उसमें चाहे तो आप मास परसेंटेज चेक कर लो, चाहे तो आप मासेस का रेशियो चेक कर लो, वो फिक्स्ड रहने वाला है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखो, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मान लो मास परसेंटेज निकालनी होती है यहाँ पे CO2 की, तो कैसे निकालते हैं? अब देखो मास परसेंटेज किसका, तो इसमें एक बार मैं लिखता कि मास, भाई दो चीजें हैं, मास परसेंटेज ऑफ एक बार कार्बन, CO2 किससे मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो एक बार आप कार्बन का मास परसेंटेज चेक कर लो, एक बार आप ऑक्सीजन का चेक कर लो। तो जब आप मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। भैया कार्बन का गिवन मास कितना है 12, CO2 का मोलर मास कितना होता है बेटा 44, इनटू में परसेंटेज है तो क्या करेंगे 100। आप इसे सॉल्व करो एक बार, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, गिवन मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, अपॉन में मोलर मास कितना है 44, ठीक है ना। अच्छा एक और बात, यहां पे CO2 है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे, और इनटू में क्या आ जाएगा अपने पास 100। तो दोनों ही केसेस में जब आप मास परसेंटेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन निकालोगे तो जितना भी आया, मान लो 40% ही आएगा, जहां तक है देख लेना, चेक कर लेना, जो भी XYZ वैल्यू आए इसकी वो फिक्स्ड रहने वाली है। ये मैंने निकाला है पहले केस में, अगर आप दूसरे केस में निकालो तब भी सेम रहेगा, तीसरे केस में निकालोगे तब भी सेम ही रहने वाला है। तो हम दो चीजें देखेंगे, एक तो मासेस का डायरेक्ट रेशियो या फिर मास परसेंटेज। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो टाइप से वैलिडेट करेंगे हम लोग इसे, या तो हम क्वेश्चन में मास परसेंटेज, सॉरी मास ऑफ ए मास ऑफ बी का रेशियो चेक करेंगे जो फिक्स्ड रहने वाला है, या फिर परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ ए मास परसेंटेज ऑफ बी हम चेक करेंगे जो कि फिक्स्ड रहने वाली है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 1.80 ग्राम दे रखा है सर्टेन मेटल जिसे बर्न करा गया है इन ऑक्सीजन, गिव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेटल का मास कितना है, तो मेटल का मास क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 1.80 ग्राम, या 1.8 ही मान लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। चलो उसके बाद कह रहा है कि हमें 3 ग्राम दे रखा है क्या टोटल मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड का मास हमें दे रखा है कितना बेटा 3 ग्राम। तो अगर हम ऑक्सीजन का मास निकालें तो कैसे निकालेंगे भैया, टोटल में से क्या करो, ये मेटल का माइनस कर दो, 1.8 ग्राम जो है माइनस कर दो, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 1.2 ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो हमें मास पता है किसका, मेटल का, मास पता है हमें किसका, ऑक्सीजन का। तो अगर हमें इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए आप क्या करो, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो 1.2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1.2 से ही, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1। ऐसे ही 1.8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1.2 से। इसे आप सॉल्व कर लो, पॉइंट से पॉइंट हटा गया, ठीक है ना। 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 और 6 थी 18, 3/2 का मतलब कितना होता है, ये होता है 1.5। अब देखो अभी आपने मासेस का रेशियो निकाल लिया कि मासेस का रेशियो कितना है, m जो है मेटल उसका मास कितना है 1.5, और ऑक्सीजन का मास कितना है हमने निकाल लिया, मास रेशियो कितना है 1 है। तो जो मासेस का रेशियो है ये फिक्स्ड रहने वाला है
किसी भी केस में। अब देखो पहला केस तो ये हो गया था, दूसरा केस चाहो तो आप कर लो, और नहीं तो अगर आप इनका डायरेक्ट मास परसेंटेज निकालो तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब एक बार आप चेक करो मास परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक है, सिमिलरली एक बार आप क्या निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। क्या बताया था कि मास परसेंटेज कैसे निकालना है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में 100, ठीक है। अब देखो मेटल का मास आपने कितना निकाला अभी 1.5 इनटू में मोलर मास, टोटल मोलर मास कितना दे रखा है बेटा आपको, कितना दे रखा है 2.5 ग्राम, ठीक है ना, ये ला, और इनटू में क्या रहेगा 100। तो 5 से काट दें, कितना हो जाएगा 15 से काटो, नहीं नहीं 5 से काटो, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 25, है ना, और कितना 3 ग्राम दे रखा है क्या, 3 ग्राम दे रखा है, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट उठ गया, 15 या 5 या 15 और 5 25, तो कितना आ गया ये आ गया 3/5 और इनटू में 100। सिमिलरली जब मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास अभी आपने निकाला है कितना 1 अपॉन में टोटल मास ऑक्साइड का कितना दे रखा है 2.5 और इनटू में परसेंटेज कितनी है 100, 25 चौके 100 यानी कि कितना आ जाएगा ये 40%। अगर ये 40% आ रहा है, इसे सॉल्व कर लेना, कितना आएगा 60% के आसपास। और ये जो आपने वैल्यू निकाली ये फिक्स्ड रहने वाली है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चाहे आप मासेस का रेशियो देख लो, चाहे आप मास परसेंटेज का रेशियो देख लो, वो क्या रहने वाला है, फिक्स्ड रहने वाला है। अब आप चाहो तो दूसरे केस में सॉल्व करके देख लो, नहीं तो इतना काफी है। चलें आगे, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, देखो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंडीशन अंडर विच लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डज नॉट होल्ड गुड, मतलब कहने का यह है कि ऐसी भी कंडीशन है जहां पे ये लॉ फेल भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला लिखा हुआ है इन केस ऑफ आइसोटोप्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि वाटर कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और हम वाटर बना देंगे, क्या ही प्रॉब्लम है, H2O बना देंगे, है ना, यहाँ पे 1/2 ले लेंगे, ठीक, और यहाँ पे 2H ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा लिया, अगर आप ध्यान दो तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स हैं, एक 1H1 होता है, एक हमारे पास 1H2 होता है और एक हमारे पास 1H3 होता है। इसी को आप प्रोटॉन बोलते हो, इसे आप ड्यूटेरियम बोलते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। तो अगर मैंने यहां से वाटर बनाया तो ठीक, मैं कह रहा हूं मैंने 1H1 वाला ले लिया, 2 एटम लिए हाइड्रोजन के, कौन से वाले 1H1 और प्रोटॉन लिया, तो ये वाटर बन गया, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पे रेशियो निकालने को बोला जाए तो क्या हो जाएगा, वाटर हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है बेटा 2, इनटू में ऑक्सीजन कितना हो गया 16, काट दो तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना रेशियो आ गया 1:8। अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अब जो दोबारा आप वाटर बनाओगे उसका भी रेशियो क्या आना चाहिए 1:8 ही आना चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन भी किया, इसमें अगर आप चेक करोगे दूसरे वाले केस से तब भी यही आएगा। मैंने बोला ना, इससे पहले हम लोगों ने जो CO2 वाला निकाला था, मैंने कहा था कि मास या तो मासेस ऑफ ए मासेस ऑफ बी का रेशियो देख लो या उनका परसेंटेज देख लो, फिक्स आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे कहूं कि अब हम क्या करें 1H2 वाला ये वाला हाइड्रोजन उठाएं, यार हाइड्रोजन तो ये भी है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, वो ड्यूटेरियम है, वो ट्राइटियम है, मासेस ही तो चेंज है। तो अगर मैं करूं कि 2 एटम तो मैं ले रहा हूं बट 1H1 वाले नहीं 1H2 वाले, और इसके साथ अगर मैं ले लूं हाफ O2, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, बनेगा तो H2O ही, ठीक है। बट द थिंग इज कि अब यहां पे जो हाइड्रोजन है उसका मास 1 नहीं है, उसका मास कितना 2 है। तो अगर इस हाइड्रोजन का अकेले ही मास कितना है 2 है, तो एटम कितने हाइड्रोजन के हैं 2 हैं, और रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 16। अब ये कितना हो गया बेटा, ये तो 4:16 आ गया ना, 4 चक्कू 16, मतलब कि 4 एकम 4 4 चक्कू 16, यानी कितना आ गया बेटा, ये 1:4 आ गया। तो अगर ये 1:4 आ रहा है, इसे भी 1:4 आना चाहिए था, बट ये तो कितना आ रहा है 1:8 आ रहा है। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो आंसर इज नो, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये लॉ जो है वो पूरी तरीके से सही भी नहीं है ना, ये लॉ जो है फेल हो गया इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ आइसोटोप्स। तो जब भी आप आइसोटोप्स लोगे तो उसके केसेस में ये लॉ आपका काम नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप किसी भी केमिकल को, कंपाउंड को बना रहे हो ड्यूरिंग एनी मेथड, तो उसमें जो मासेस का कंपोजिशन है वो सेम आना चाहिए। यहां पे अगर 1:8 आ रहा है वाटर में, तो इधर भी 1:8 आना चाहिए था, जबकि आया कितना 1:4 आया। तो ये ड्रॉबैक है इस लॉ का, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा बेटा जो हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं, है ना, या फिर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझो। देखो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मेरे पास जगह है अपने पास नहीं है, थोड़ा एक काम करो पेज ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉलिड के एटम के बीच में क्या गैप होता है, तो आप कहोगे सर सॉलिड के एटम तो बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है, बट गैप होता है। अगर आप
सॉलिड के एटम की बात करो या किसी भी एटम की बात करो, एटम्स जो होते हैं वो स्फेरिकल इन नेचर होते हैं। तो अगर आप 5 एटम को स्फेरिकल हैं और ना अगर आप चिपका भी रख दो कि हमने पढ़ रखा ना कि सॉलिड के एटम बहुत ही पास पास होते हैं, लिक्विड के एटम थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसेस के एटम तो बहुत ही दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत अगर पास पास होते हैं, मतलब एटम एकदम चिपका के रख दो, तब भी अगर आप 3 स्फीयर को चिपका के भी रखोगे तब भी इनके बीच में एक ये गैप क्रिएट होगा, और इसी गैप को हम लोग बोलते हैं वॉइड, या फिर इसी गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। फिर से बोलो मेरे साथ, देखो ये जो 3 एटम के बीच में आप गैप देख रहे हो, इसी गैप को हम वॉइड भी बोलेंगे और इसी गैप को हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जनरली जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, टाइटेनियम हो गया और अपना टंगस्टन हो गया, ये सब, तो इनमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और कार्बन बहुत ही छोटे एटम है। मान लो टंगस्टन का फॉर एग्जांपल ये एक कोई मेटल है। अब मेटल में एक एटम तो होगा नहीं, मेटल में तो बहुत सारे एटम होंगे, और उनके बीच में ये गैप आपको दिख ही गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। अब हाइड्रोजन भाई बहुत छोटा एटम है, कार्बन भी क्या है, बहुत ही छोटा एटम है, तो वो छोटे छोटे एटम इन गैप में जाके फंस जाते हैं। और उसके बाद अब ये जो कंपाउंड बना, इसमें सिर्फ टंगस्टन नहीं है, इसमें टंगस्टन के साथ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, या फिर कह दो टाइटेनियम के साथ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इस पूरे कंपाउंड को अब क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। क्या मेरी बात, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, सॉरी अगर यहां पे स्टाइकोमेट्रिक लिखा है क्या, नहीं नहीं नहीं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक ही लिखा हुआ है ना। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब एक बात तो ये समझो कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या हुआ है। देखो अकॉर्डिंग टू द स्टाइकोमेट्री हमने पढ़ रखा है कि एटम आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, बट यहां पे कुछ ऐसा देखा गया कि जब ये कंपाउंड बना तो जैसे मान लो एक तो टीआई हो गया, टाइटेनियम हो गया, अब टाइटेनियम के साथ जो हाइड्रोजन आया वो आया इस रेशियो में कि 1.5 से लेके 1.8 के बीच में। अब ये कोई सिंपलेस्ट होल नंबर तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड या फिर नॉन स्टैकोमेट्रिक। इनकी स्टैकोमेट्री फिक्स नहीं है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 1.5 से लेके 1.8 के बीच में हाइड्रोजन कहीं जाके इनके बीच में ऐसे अटक जाएगा, और इस पूरे कंपाउंड को आप क्या कहोगे, नॉन स्टैकोमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो इन केस ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी आपका ये लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, फेल हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, कह रहा है कि इट डजंट होल्ड गुड फॉर नॉन स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड, दिस इज बिकॉज द नॉन स्टैकोमेट्रिक कंपाउंड डोंट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। उनके पास फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। टाइटेनियम एक लिया, हाइड्रोजन या तो 1.5 होगा या 1.6 होगा या 1.7 होगा या 1.8 होगा। तो ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, ठीक है ना। चलो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम बहुत है, अब आगे का पार्ट देखते हैं। चलो, ये तो हो गया था ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यार देखो, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये हमें क्या बताता है, ये वैसे तो हम तुम्हें साधारण भाषा में समझाएं तो ये हमें ये बताता है कि इन, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नाइट्रोजन है उसके ऑक्साइड बनाना चालू करे, तो नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन N2O भी बनाएगा, नाइट्रोजन N2O4 बनाएगा, N2O5 बनाएगा, N2O3 भी बनाएगा। इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसका तो मास फिक्स रहेगा इन ईच ऑफ द केसेस, लेकिन साथ में जो ऑक्सीजन है उसका मास चेंज होता जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और अगर उनका आप सिंपलेस्ट होल नंबर निकालोगे तो वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही आएगा मासेस का, जो आप काट पीट के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ही निकल के आएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन one compound, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of other element bear a simplest whole number। एक बड़ा सिंपल सी बात है, अगर आप कैल्शियम और कैल्शियम नहीं सॉरी कार्बन और आप ऑक्सीजन की बात कर लो, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन ट्राइऑक्साइड CO3 भी तो बनाते हैं, है ना। CO2 बनता है, CO बनता है, CO3 बनता है। अगर आप इस केस में देखो बहुत ध्यान से, तो भैया मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन का मास 12 है, कार्बन का मास यहां भी 12 है, कार्बन का मास यहां भी 12 है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन का तो फिक्स है ना, एक का क्या है, एक का फिक्स है, कहां लिखा हुआ है, ये देखो एक का तो फिक्स है भैया, कार्बन का यहां भी 12 ही है, कार्बन का इधर भी 12 है। तीनों कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन का जो मास है वो तो फिक्स्ड है 12 12 12। ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। अगर आप इस वाले में ऑक्सीजन देखो कितना है बेटा 16, इस वाले में देखो तो 16 इंटू में 2, इस वाले में देखो तो 16 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 48। यानी कि अगर मैं इसे सही से लिख दूं तो एक आ रहा है 16, एक आ रहा है 32, एक आ रहा है अपने पास क्या 48। क्या मेरी बात समझ में आ रही।
एक जो एलिमेंट है उसका मास फिक्स्ड है, लेकिन दूसरे वाले का मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसके मासेस का अगर आप रेशियो लोगे तो वो सिंपलेस्ट होल नंबर ही आएगा। कैसे बेटा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 1:2:3 है ना। वैसे तो ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर ही थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस सिंपल सा रूल है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं हमें, ऑल्दो आपने 9th में पढ़ भी रखा है। चले आगे, देखो एक और एग्जांपल चाहो तो देख लो, अगर अब आपकी अंतरात्मा नहीं मान रही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो भैया ये मिलके H2O भी बनाते हैं, जैसा आपको पता ही है, और ये मिलके H2O2 भी बनाते हैं। हाइड्रोजन भी बनता, मतलब वाटर भी बनता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। इसमें अगर आप मासेस का रेशियो देखो तो हाइड्रोजन का मास तो बेटा एक ही रहेगा, लेकिन दो है, चलो कोई बात नहीं, इंटू 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितना है, 16। इसमें देखो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 × 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 × में 2। तो बेटा क्या हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है कि नहीं? क्या हाइड्रोजन का मास दोनों केसेस में फिक्स है, यस और नो? हाँ। ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, यहां पे 16 आया, यहां पे 32। अगर हम 16 और रेशियो 32 इन्हें देखें तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यानी कि 1:2 हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया, है ना। ऐसे ही आप जैसे नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन देख लो। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या क्या बनाएंगे बेटा, ये NO भी बनाते हैं, है ना, N2O भी बनाएंगे, राइट। या N2O से स्टार्ट करते हैं, चलो मान लो क्या बनाते हैं, N2O बना रहे हैं, तो ये N2O3 बना रहे हैं, N2O4 बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ये N2O5 भी बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14। कितने नाइट्रोजन है, 2। इधर भी कितना हो जाएगा, 14 × में 2। इधर भी कितना हो जाएगा, 14 × में 2। इधर भी हो जाएगा 14 × में 2। तो भैया इन ईच केस मतलब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जो N2O4 की प्रॉपर्टी वो N2O5 की नहीं है, जो N2O5 की वो N2O3 की नहीं है। कंपाउंड अलग अलग है, प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, लेकिन ये लॉ आपको ये नहीं कह रहा है कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ये लॉ आपसे ये कह रहा है कि दो एलिमेंट मिलकर अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी के, बट उनमें एक एलिमेंट का मास तो आपका फिक्स रहेगा। इसमें क्या दिख रहा है, कौन फिक्स है, नाइट्रोजन आपका फिक्स है। दूसरा जो है वो चेंज होता रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 16। बेटा ये क्या हो जाएगा, 16 × में 3। ये कितना हो जाएगा, 16 × में 4। और ये कितना हो जाएगा, 16 × में 5। कह रहा है कि दूसरा वाला जो एलिमेंट है उनके मासेस का जब रेशियो निकालोगे तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकलेगा, दैट्स इट, बस खत्म बात। देखो जरा देखो, पहले वाले में 16 आया, दूसरे में 16 × 48 आ गया बेटा, ठीक है ना। 16 चक्कू कितना होता है बेटा, 64 आ गया, और 16 पंजे कितना होता है अपने पास, 80 होता है। काटते चले जाओ, 16 1 जा 16, 16 3 जा 16 4 जा, और 16 5 जा, तो क्या आ गया, 1:3:4:5। तो जो निकल के आया दूसरे वाले एलिमेंट का जिसका मास चेंज हो रहा था, तो उनके मासेस का रेशियो एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें इसमें जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा हमारे क्वेश्चन बस इतनी बात से ही लगेंगे, ठीक है। चलो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट फटाफट लो, चलें आगे। चलो आगे एक क्वेश्चन देख लें। देखो कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर, अगेन वही चीज है, कंटेन 5.93% एंड 11.2% ऑफ हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है कि देखो एक तो अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले दिया है, दूसरी बार में क्या दे रखा है, हमें वाटर दे रखा है ना, H2O। कह रहा है कि इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, एक बार हाइड्रोजन का परसेंटेज है 5.93, और दूसरी बार जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है वो है 11.2%। ये परसेंटेज है भैया, परसेंटेज का मतलब 100 से ही तो निकालोगे। तो अगर किसी कंपाउंड का 100% ये है H2O2, 100% में से हाइड्रोजन कितना है 5.93, बचा कितना, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 94 पॉइंट, कितना हो जाएगा अपना 5.93 था तो 93 हो जाएगा ना। अरे यार निकाल लो यार ना, क्यों भसड़ मचानी है। इधर लिख लो 94, 94 क्यों, इधर लिख लो 100, और 100 में से क्या करो, इधर 0 कर दो, और यहाँ पे 5.93 माइनस कर दो। तो बेटा इधर ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 0 होगा। 10 में से 3 का कितना आ गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 19 में 0 ही आ गया, ठीक है ना। इधर आ जाओ, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 4, ठीक है, और इधर कितना बचा 9, 94.07। तो 94 पॉइंट अपना कितना आ गया 07, ठीक है। अब समझो जरा बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। हमें H2O2 का 100% टोटल था, H2O2 में से 5.93 क्वेश्चन में बोला है कि कौन है, हाइड्रोजन है। तो भैया 100% में से हाइड्रोजन का माइनस कर दो, टोटल कंपाउंड 100% था, उसमें से हाइड्रोजन माइनस कर दे, क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, कितना बचा, इतना बचा। अच्छा अब जरा बात कर लें इस वाले कंपाउंड में, इस कंपाउंड में 100% H2O है, 100 में से 11.2 कौन है, हाइड्रोजन है, बचा क्या, बचा 88.8, 88.8% कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। अच्छा अब हमें कह रहा है शो दैट द
डेटा इलस्ट्रेट द दिस डेटा होगा यहाँ पे, दिस डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमें ये पता करना है कि क्या यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब भैया देखो, अकॉर्डिंग टू अस जो यहाँ पे मासेस होना चाहिए हाइड्रोजन का और यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन का, वो पहली बात तो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर कौन है, ऑक्सीजन है, इनके मासेस का रेशियो जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो भैया देखो एक काम करो, पहले तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू, इससे दोनों को डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये 5.93 छोटी वैल्यू थी, इसे क्या करो 5.93 से ही डिवाइड कर दो। 5.93 से कितना आ गया 1, हाइड्रोजन आ गया अपने पास 1, इधर क्या चल रहा है 94.07, डिवाइड करो किससे 5.93 से, ठीक है। ये काटोगे कितना आ जाएगा 15.7 के आसपास, ठीक है। इसे देखते हैं, इसे भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो। हाइड्रोजन कितना दे रखा है अपने पास 11.2, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, ये है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला यही तो पढ़ा था। तो 11.2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा बेटा, ये तो आ गया हमारे पास 1, ठीक। अच्छा इसे करो तो ये हो गया 88.8 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 11.2, इसे काटो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.6 के आसपास, ठीक है ना, ये आएगा ना, ठीक है। चलो ये आ गया हमारे पास कितना, अप्रोक्सीमेट चेक कर लेना यार, 5.6 के आसपास ही आना चाहिए, बाकी देख लेना जितना भी आ रहा है। अच्छा अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का मास है और यहाँ पे जो मास है वो तो फिक्स आ गया, हाइड्रोजन का तो फिक्स हो गया, इधर भी कितना है 1 और इधर भी कितना है 1। अब हमें देखना है कि जो दूसरा अदर एलिमेंट है, जो हमारा अदर एलिमेंट है, क्या उसके मासेस का रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर है कि नहीं है। तो कोई बात नहीं, इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 15.7 है ना, 15.7। एक बार ये कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, और रेशियो कितना 5.6। इसे जब आप काटोगे तो अप्रोक्सीमेटली शायद 2 के आसपास आ जाएगा, तो ये 2:1 आ जाएगा। तो बस यही था, हेंस हम कहेंगे कि भैया हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो यहाँ पे क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे वैलिडेट हो गया, वैलिड है ना। कि जब हमने इसके मासेस का और दूसरा वाला जो एलिमेंट है जिसका मास चेंज हो रहा था, यहाँ पे मास अलग है, यहाँ पे मास अलग है, ठीक है, उसका जब हमने रेशियो निकाला तो क्या निकल के आ गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल के आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन बस इस टॉपिक से आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा। इसके बाद एक वीडियो बेटा और बची है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन लॉ और एक बार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय। अगर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना फटाफट ले लो, ठीक है, और टाटा बाय बाय। इसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद चैप्टर खल्लास, चलो।